जी, आगे चलते हैं। एथलेटिक्स में जो स्टार्ट है वो कहाँ से लिया जाता है? तो स्टार्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर या 50 एमएम जो लाइन है, उससे जो स्टार्ट लाइन है उसको जाहिर किया जाता है। आपको स्लाइड में ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो स्टार्ट लाइन है फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि ओवरऑल जो ट्रैक की तमाम जो गलियां हैं, उनकी लाइनें हैं, उनकी जो मोटाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये 5 सेंटीमीटर या 50 एमएम उसको कहा जा सकता है। 50 एमएम जो मोटी लाइन है लगाई जाती है वाइट कलर की, उससे इसको जाहिर किया जाता है स्टार्ट लाइन को। और 400 मीटर जो दौड़ है उस तक, यानी कि 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ों तक जो स्टार्ट है वो क्राउच स्टार्ट लिया जाता है। और इसमें जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कंपलसरी होते हैं। एक तो क्राउच स्टार्ट याद रखिएगा कंपलसरी है, और दूसरा स्टार्टिंग ब्लॉक्स जो हैं उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। उसके अलावा जो 800 मीटर या इससे आगे बड़ी रेसेस हैं उसमें क्राउच स्टार्ट नहीं लिया जाता। तो स्टार्टर जो है वो कमांड देता है 2 ज़बानों में, इंग्लिश या फ्रेंच दोनों में भी दे सकता है, या इन्हीं 2 में देगा। तो जो कमांड देता है तो तब जो खिलाड़ी है वो दौड़ का आगाज़ करते हैं। तो सबसे जो पहली कमांड है 400 मीटर की रेस तक, यानी कि 400 मीटर से नीचे-नीचे 100, 200, 400 मीटर या हर्डल रेसेस जो हैं इसमें, यानी कि 400 मीटर से नीचे-नीचे जितनी भी हैं, तो उसमें जो कमांड होती है सबसे पहली कमांड ऑन योर मार्क्स होती है, और उसके बाद सेट की कमांड दी जाती है। तो अगर जो 400 मीटर दौड़ से लंबी दौड़े हैं, यानी कि 800 मीटर दौड़ है या 1500 मीटर दौड़ है, तो उसमें जो स्टार्टर है वो सिर्फ कमांड देता है ऑन योर मार्क्स, सेट उसमें नहीं होता। जो सेट की कमांड है वो 400 मीटर से जो निचली दौड़े हैं उनमें होती, 400 मीटर या इससे निचली दौड़े उसमें 2 कमांड ऑन योर मार्क्स और सेट होती है। और जो 400 मीटर से बड़ी हैं, 800 मीटर, 1500 मीटर, उसमें सिर्फ ऑन योर मार्क्स की जो कमांड है वो दी जाती है। तो ऑन योर मार्क्स के ऊपर क्या होता है कि जैसे ही खिलाड़ी पहले असेंबली लाइन के ऊपर पीछे खड़े होते हैं, जैसे ही स्टार्टर अनाउंस करता है ऑन योर मार्क्स, तो तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अप्रोच करते हैं स्टार्ट लाइन, यानी कि वो स्टार्ट लाइन के पिछले हिस्से पर जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, और अपनी जो पोजीशन है वो अपनी जो उनके मुतल्लिका जो गलियां हैं अलाट की गई हैं कि हर खिलाड़ी ने इस गली में रहना है, अपनी अपनी गली में अपनी स्टार्ट लाइन के पीछे पहुंचते हैं। और उसके बाद वो अपनी जो पोजीशन है वो लेते हैं। पोजीशन कौन सी होगी? ऑन योर मार्क्स में क्राउच पोजीशन। क्राउच पोजीशन को फिर आगे फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। उसमें बुलेट स्टार्ट है, मीडियम स्टार्ट है, एलोंगेटेड है, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो ऑन योर मार्क्स में खिलाड़ी जो पोजीशन लेगा तो उस पोजीशन में क्या होगा कि उसका जो फ्रंट फुट है, फ्रंट ऑफ एथलीट शैल नॉट टच आइदर द स्टार्ट लाइन, के जब वो बैठा होगा वो जो स्टार्ट लाइन है उसको टच नहीं करेगा। अपनी जो हाथ है उसने जो ट्रैक के सतह के ऊपर रखे हुए हैं, ग्राउंड के साथ लगे हुए हैं, वो जो स्टार्ट लाइन है उससे पीछे रहेंगे। और जो उसके हाथ हैं वो नीचे लगे होते हैं, और उसके जो पाँव हैं वो भी ग्राउंड के साथ लगे हुए होते हैं। दोनों हाथ और दोनों जो पाँव हैं वो ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं। और या पीछे जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैं उनकी जो फुट प्लेट है स्टार्टिंग ब्लॉक्स की, उनके ऊपर रखे होते हैं। घुटना एक जो है वो कम अज़ कम, या दोनों एक घुटना जो है उसका ज़मीन के साथ जो राब्ता होना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जो खिलाड़ी है वो सेट जो स्टार्टर है वो सेट की कमांड देता है। तो सेट की कमांड में क्या होता है कि खिलाड़ी अपनी फाइनल पोजीशन जो है वो अख्तियार करते हैं। फाइनल पोजीशन से मुराद के वो बिल्कुल साकन हो जाते हैं, जो उनकी बैक लेग है वो भी बिल्कुल सीधी हो जाती है, और उनकी जो नज़र है वो बिल्कुल आगे 3 मीटर के एरिया के ऊपर होती है, और अपने जिस्म को वो उठा लेते हैं, यानी कि जो नीचे घुटना लगा हुआ था ज़मीन के साथ वो भी उससे ऊपर उठ जाता है। तो इस पोजीशन को क्या कहा जाता है? सेट। उसके बाद जो तीसरा है वो फिर गन के साथ फायर किया जाता है। हमारे यहाँ लोकल लेवल के ऊपर गन नहीं होती तो विसल बजाते हैं, या अगर विसल भी ना हो तो मुंह के साथ ही फिर गो कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं। ऑफिशियली गन होती है तो गन के साथ जो है वो फायर किया जाता है। उस फायर की आवाज के साथ ही जो खिलाड़ी है वो भागना शुरू कर देते हैं। उससे पहले अगर यानी कि अब टोटल कमांड कितनी हो गई? 3 हो गई। अगर 400 मीटर की दौड़ है तो 400 मीटर से नीचे है
तो पहली कमांड होगी ऑन योर मार्क्स और फिर होगी सेट, और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो गन का जो साउंड है वो होगा। अगर 400 मीटर से बड़ी दौड़ है, 800 मीटर है या 1500 मीटर है, तो उसमें सिर्फ ऑन योर मार्क्स होगा और उसके बाद डायरेक्टली फायर किया जाता है और खिलाड़ी जो है वो दौड़ का आगाज कर देते हैं। तो जो खिलाड़ी है वो जब तक गन से फायर नहीं होगा तब तक वो अपना दौड़ का आगाज नहीं करेंगे। अगर वो पहले करेंगे, अभी उसने सेट का और वो साथ ही निकल पड़े, तो ये फॉल्स स्टार्ट के जुमरे में आ जाता है। तो खिलाड़ी जो है वो फॉल्स स्टार्ट नहीं करेगा। फॉल्स स्टार्ट को कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से जो अप्रूव्ड है वो नस्ब किया जाता है। उसमें क्या देखा जाता है कि जब आपका रिएक्शन टाइम 0.100 सेकंड से भी कम है, तो इसका मतलब है कि आपने गलती की है, फॉल्स स्टार्ट के जुमरे में आते हैं। तो स्टार्टर जो है वो तो क्वेश्चन दे रहा है ना, ऑन योर मार्क्स सेट और फायर। उसके अलावा एक और साथ खड़ा होता है रिकॉलर। रिकॉलर का क्या काम है, उसके हाथ में भी गन होती है। जब वो देखता है कि इस खिलाड़ी, ये खिलाड़ी जो है वो अभी स्टार्टर ने क्वेश्चन नहीं दिया था, ये पहले निकल गया था, रिएक्शन टाइम इसीलिए बेहतर होना जरूरी है, यानी कि इतना भी बेहतर ना हो गया आप पहले ही निकल जाएं। और रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है कि इधर से गन की आवाज, फायर की आवाज आई और उधर से आपने भागना शुरू किया, वो जितना आपका कम से कम होगा उतना ही आपकी, इसका मतलब है स्पीड है उसमें बेहतरी आएगी। तो जो रिकॉलर है वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने देखा कि ये खिलाड़ी पहले निकले थे, तो स्टार्टर और रिकॉलर दोनों की राय में खिलाड़ी ने सही तरीके से आगाज नहीं किया, गन से की आवाज से पहले निकल गया, तो वो क्या दोबारा जो है वो फायर कर देंगे। यानी कि वो क्वेश्चन किस मकसद के लिए होगा कि जो खिलाड़ी है वो वापस आए, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो फॉल्स स्टार्ट ले चुके हैं। और जिस खिलाड़ी ने गलत स्टार्ट लिया होगा फॉल्स स्टार्ट, उसको उस इवेंट से खारिज कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इससे पहले रायत थी कि उसको एक मौका दिया जाता था, लेकिन अब कोई रायत नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी फॉल्स स्टार्ट लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हाँ, कंबाइंड इवेंट में जो रनिंग का अगर आता है तो उसमें ये जो है वो रायत दी जाती है, उसमें एक फॉल्स स्टार्ट जो है अगर हो भी जाए तो रायत दी जाती है। लेकिन ऑफिशियली जो रेसेस के इवेंट है, अगर इसमें कोई खिलाड़ी फॉल्स स्टार्ट लेता है तो कोई रायत नहीं दी जाती। क्राउच स्टार्ट हम कर रहे थे डिस्कस, तो उसकी फर्दर 3 इकसाम है। एक को कहते हैं बंच या बुलेट स्टार्ट, मीडियन स्टार्ट और एलोंगेटेड स्टार्ट। बंच या बुलेट में क्या होता है कि जो टोज है, टोज कौन सी होती है पता है? टोज ऑफ योर बैक फुट, जो आपका पिछला पांव है उसका जो पंजा, आगे वाली उंगलियां, वो ऑलमोस्ट इवन विद द हील ऑफ योर फ्रंट फुट, वो आपकी जो हील है फ्रंट फुट, जो आपका आगे पांव है उसकी, यानी कि उसकी एड़ी और उसकी जो उंगलियां, ये तकरीबन आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब कि आपकी जो दोनों टांगे हैं वो बिल्कुल क्लोज होने का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल साथ एक दूसरे के साथ जुड़े, यानी कि बिल्कुल सीध में होती हैं। फर्क तो सारी बात है उतना होगा जितना आपकी छाती आप खोल के बैठे हैं, अपने हाथ जितने आपने आगे खोले हैं, पिछले टांगे भी आपने उतनी ही पीछे से खोली हुई हैं, लेकिन इनका जो बिल्कुल सीध में होते हैं, तो इस वजह से ये क्लोज, उस एंगल से मैं कह रहा हूँ कि एक पाँव की आपकी एड़ी और दूसरा जो आपका बैक फिट है उसका जो टो है वो आपस में तकरीबन बराबर होते हैं। और इस वजह से इसको बंच स्टार्ट कहा जाता है कि जो खिलाड़ी है वो ऐसे नजर आता है बंच अप इकट्ठा हुआ है, तो इस वजह से इसको बुलेट स्टार्ट या बंच स्टार्ट भी कहा जाता है। दूसरा है मीडियम स्टार्ट। तो मीडियम स्टार्ट में क्या होता है कि नी ऑफ योर बैक लेग, तो जो आपका घुटना है बैक लेग का, वो और जो हील है आपकी फ्रंट फुट की, वो आपस में बराबर होते हैं। अब फर्क देखिए उसमें क्या था कि आपके पाँव के साथ पाँव आ रहा था, पाँव का अगला हिस्सा और पाँव का पिछला हिस्सा। अब इसमें क्या है कि आपके पाँव का पिछला हिस्सा और दूसरी इस तरफ से आपका घुटना उसके बराबर आ रहा है। और एलंगोटेड स्टार्ट में क्या होता है कि योर बैक लेग इज स्ट्रेच्ड बैक कंसिडरेबली फर्दर देन द हील ऑफ योर फ्रंट फुट, कि वो पीछे जितना वो फैला सकता है। ये हर खिलाड़ी की अपनी एडजस्टमेंट होती है कि वो किस तरह से उसको स्टार्ट लेना चाह रहा है। तो ये स्टार्टिंग ब्लॉक्स है, उसका आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि स्टार्टिंग ब्लॉक्स कैसे होते हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैल बी यूज्ड फॉर ऑल रेसेस अप टू एंड इंक्लूडिंग 400 मीटर, 400 मीटर या इससे नीचे नीचे वाली जो रेसेस हैं उनमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तस्वीर में आपको ये नजर आ रहे हैं, फुट प्लेट होती हैं ये, इनके ऊपर जो खिलाड़ी है वो ग्रिप
मजबूत रखने के लिए इनके सहारा लेता है और इनके ऊपर अपने जो पाँव है वो रखता है। स्टार्टिंग ब्लॉक्स का कोई भी हिस्सा जो आपकी स्टार्ट लाइन है उसको टच नहीं करना चाहिए या उससे आगे नहीं आना चाहिए, पीछे रहेगा। और इसी तरह अपनी गली के अंदर अंदर ये रहेंगे। ये नहीं है कि आप किसी दूसरे खिलाड़ी की गली में उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसकी लाइन के ऊपर आपने ये स्टार्टिंग ब्लॉक्स रखे हुए, तो अपनी खिलाड़ी जो गली है उसके अंदर ही ये स्टार्टिंग ब्लॉक्स रहेंगे। कंसिस्ट का 2 फुट प्लेट के ऊपर ये मुश्तमिल होते हैं जो कि एडजस्टेबल हो सकती हैं। हर खिलाड़ी की अपनी मर्जी है। ये आपको नजर आ रहा है कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है, आगे भी लेकर आ सकते हैं, पीछे भी लेकर आ सकते हैं। तो हर खिलाड़ी की अपनी जो है वो एडजस्टमेंट होती है। तो इस तरह स्टार्टिंग ब्लॉक्स का भी आपको पता चल गया और कॉशन का भी पता चल गया, कौन कौन से कॉशन है। और स्टार्ट की जो टाइप्स हैं वो कौन, यानी कि क्राउच स्टार्ट की कौन सी जो टाइप्स हैं, बुलेट है और मीडियम है और एलोंगेटेड है। तो इनका भी आपको पता चल गया। उसके बाद है जी रूल, खेल के दौरान कौन कौन से कवानीन है, रेस के दौरान कौन से होते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी रेफरी की नज़र में, रेफरी को पता चल गया कि ये खिलाड़ी किसी दूसरी गली में जा रहा है या किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए मुदाखलत का सबब बन रहा है, दूसरी गली में नहीं भी जा रहा है लेकिन अपने हाथ इस तरह खोलता है कि वो दूसरी गली में जा रहे हैं और दूसरे खिलाड़ी के लिए वो रुकावट का बाइस बन रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है उस खिलाड़ी को। अगर रिले रेस है तो जारी बात है पूरी टीम है, तो अगर एक भी खिलाड़ी कोई ऐसी हरकत करता है तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई उस बुनियाद के ऊपर हो जाती है। हर एथलीट जो है उसको गलियां चूंकि अलाट हैं तो वो स्टार्ट से लेकर फिनिश तक अपनी ही लाइन में रहेगा और अपनी लाइन के अंदर ही वो दौड़ का इख्तिताम करेगा। ट्रैक को छोड़ना अलाउ नहीं है क्योंकि खिलाड़ी ने अपनी गली में रहना है। अगर कोई खिलाड़ी उसको छोड़ता है ट्रैक को और दोबारा अभी रेस खत्म नहीं हुई और वो दोबारा उसके अंदर आने की कोशिश करता है तो इस तरह के तमाम खिलाड़ियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके अलावा विंड गेज शैल बी यूज्ड एट ऑल इंटरनेशनल कंपटीशन, के जो हवा को मापने का पैमाना है, आला है, वो इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आप जो हवा की रफ्तार है वो भी साथ मेजर की जाए। और ये कहाँ पर रखा जाएगा, विंड गेज इज प्लेस्ड बिसाइड द स्ट्रेट लाइन 1.50 मीटर फ्रॉम दी फिनिश लाइन जो है उसके बिल्कुल मतवाजी होगा और ये 1.50 मीटर जो है उसकी जो बुलंदी है वो सॉरी 1.50 मीटर के जो फासले पर होगा। मेजरिंग प्लेन शैल बी पोजीशनड 1.22 और इसमें 0.5 मीटर हाई होती है, नॉट मोर देन 2 मीटर अवे फ्रॉम द ट्रैक, ट्रैक से ये 2 मीटर से दूर नहीं हो सकता। तो इस तरह जो विंड गेज है वो लगाया जाता है। फोटो फिनिश जजेस का साथ साथ वो क्रेन की एक पूरी पटरी बनी होती है, उसके ऊपर कैमरामैन, जैसे ही आपने अगर देखा है वो चल रहा होता है फोटो फिनिश, हर एंगल से आपको वो शूट वहां पर किया जा रहा, शूट मतलब कि आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है, मारा नहीं जा रहा होता आपको। तो उसके बाद पीरियड्स जो है वो यानी कि विंड वेलोसिटी को मापने का पैमाना है, यानी कि टाइम होता है कि वो कब से लेकर कब तक मापा जाता है। जैसे ही उधर से गन का फायर हुआ वो उसकी जो आवाज आई है, धुआं निकलता है, ऑटोमेटिकली ये जो विंड गेज ऑपरेटर है वो अपना काम शुरू कर देता है। अगर 100 मीटर की रेस है तो वो 10 सेकंड तक उसको मापा जाता है। अगर 100 मीटर हर्डल रेस है तो 13 सेकंड तक, और इसी तरह 110 अगर हर्डल है तो उसमें भी 13 सेकंड तक वो जो मानना है वो विंड गेज ऑपरेटर जो है वो चलता है। इतनी देर वो चलता रहता है और इस दौरान 13 सेकंड या 10 सेकंड के दौरान जो हवा की रफ्तार थी वो नोट उसको किया जाता है। विंड गेज शैल बी रीड इन मीटर पर सेकंड, जो उसकी पैमाइश है वो हवा की रफ्तार की वो मीटर्स में देगा कि इतनी रफ्तार जो है वो इतने मीटर की रफ्तार से वो चल रही थी। उसके बाद है जो फिनिश, जो खेल का इख्तिताम सॉरी दौड़ का इख्तिताम है वो फिनिश लाइन के ऊपर होगा। फिनिश लाइन भी 50 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर मोटी जो चौड़ी लाइन है वो लगी होगी। और एथलीट जो फिनिश है वो किससे करेगा, टार्सो पोजीशन से करेगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है टार्सो का। तो टार्सो को किसको कहते हैं, वो आपके जिस्म का हिस्सा जिसमें आपका हेड, नेक, आर्म, लेग, हैंड और फीट शामिल नहीं है, यानी कि आपका उसको कह सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन या आपका रिब्स वाला हिस्सा, ये जो है आपकी टार्सो होता है। छाती इसको कह सकते हैं सिंपल जबान में कि छाती के जरिए जो आपकी पैमाइश है वो छाती से की जाती है। तो 3 मेथड हैं टाइम कीपिंग, जो टाइम आपका चल रहा होता है तो 3 मेथड हैं
तीन तरह के ऑफिशियल हैं जो आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं टाइम की। हैंड टाइमिंग है एक, तो वो स्टॉप वॉच के जरिए, और एक फुली ऑटोमेटिक टाइमिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फोटो फिनिश सिस्टम, जो साथ साथ वो चल रही है आपके, तो उससे लिया जाता है। और तीसरा है ट्रांसपॉन्डर सिस्टम लगाया जाता है कंपटीशन के लिए, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स से अप्रूव्ड होता है। तो तीन तरह से जो हर खिलाड़ी का टाइम जो है वो नोट किया जाता है। टाइम शैल बी टेकन फ्रॉम द फ्लैश या स्मोक ऑफ द गन, वो जो धुआं निकला है या फ्लैश निकला है गन से, तो उससे टाइम जो है वो आगाज उसका मेजरिंग का आगाज है किया जाता है, और जब आप इख्तिताम करते हैं तब तक वो टाइम जो है वो चलता रहता है। तो जो टाइम कीपर है उसने मैनुअली हाथ में साथ पकड़ी होती है डिजिटल रीड आउट, या उसको जिसे हम स्टॉप वॉच भी आजकल कहते हैं, तो उसने हाथ में पकड़े होते हैं। और ये कहाँ पर खड़ा होगा? फिनिश लाइन के पास, वेयर पॉसिबल दे शुड बी प्लेस्ड एट लीस्ट 5 मीटर फ्रॉम द आउटसाइड लेन ऑफ द ट्रैक, के ये 5 मीटर जो है कम उसके ट्रैक की जो लेन है उसके आउटसाइड पे खड़ा होगा। और बिल्कुल जैसे ही वो टारसो से उसको करेगा तो ये अपनी जो स्टॉप वॉच है उसको बंद कर देता है। तो इस तरह जो छोटी रेसेस हैं उनका इख्तिताम किया जाता है। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है